आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के साथ एल&टी ऑनलाइन स्टूडियो से जुड़ चुकी हूँ। कल मैंने डिस्कस किया था कि राजनीति विज्ञान है क्या, उसको पृथक रूप से राजनीति किसे कहते हैं और उसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान की जो डिफरेंट परिभाषा डेफिनेशन थे, उसमें हमने बताया कि गेटल ने क्या कहा और गार्डनर ने क्या कहा। इस परंपरागत जो परिभाषा थी उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। आज मैं राजनीतिक विज्ञान के मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगी। जब मैं परंपरागत डेफिनेशन की बात कर रही थी तो मैंने बताया कि परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से किस पे फोकस किया जाता था। राज्य क्या है, यानी राज्य की जो मतलब केंद्र में स्टेट है, स्टेट की क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, राज्य का निर्माण कैसे होता है, उसका उद्भव कैसे होता है, उसके कार्य क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा की। और साथ ही साथ सरकार की जब स्टडी, जब आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को सरकार का एक मुख्य केंद्र माना जाता था, तो उसके अंदर मैंने चर्चा किया कि जो सरकार की स्थापना कैसे होती है, उसकी संरचना कैसे तैयार होती है, कौन सी सरकार कितने साल के लिए बनती है, उस सरकार के क्या क्या पॉलिसीज होते हैं, इसको मैंने डिफाइन किया था। यानी परंपरागत रूप से अगर हम चर्चा करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो उसकी अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो एक तरीके से संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशन के अध्ययन पे वो ध्यान देता था। इंस्टीट्यूशन को मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे किसी भी शासन व्यवस्था की संरचना कैसे बनी हुई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो संरचना है शासन व्यवस्था की, जैसे उसके 3 अंग है शासन की कार्यप्रणाली में। व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका क्या करती है, नियमों को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, जो नियम बनाए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट यानी उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। और जुडिशरी क्या करती है कि जो व्यवस्थापिका ने नियम बनाए हैं, कार्यपालिका ने जिन नियमों को लागू किए हैं, तो जुडिशरी ये देखने का प्रयास करती है कि ये जो कार्य हैं, ये जो नीति हैं, वो कितने संविधान के अनुरूप है या संविधान के अनुरूप नहीं है। तो शासन का यानी शासन के जो विभिन्न अंग थे, विभिन्न संस्थाएं थी, जो संगठन थी, परंपरागत रूप से राजनीतिक विज्ञान उन्हीं के अध्ययन तक सीमित था। जहाँ तक हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं, तो आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी में और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये परिवर्तन का क्या कारण है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम आप लोग चूंकि बच्चे हो, बार बार हम क्लास में भी जब ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं तो आप लोग के क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये जैसे सोसाइटी की आप बात करती तो सोसाइटी को हम कैसे डिफाइन करें, या तो बिल्कुल मेरा कहने का मतलब कि सोसाइटी हो, चाहे परिवार हो, चाहे एक विलेज की बात हो, चाहे हम स्टेट की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे अरस्तु क्या कहता है कि राज्य क्या है, परिवार और ग्राम का एक बड़ा स्वरूप है। पहले परिवार की स्थापना होती है और बहुत सारी फैमिली के मिलने से आपका विलेज बनता है, बहुत सारे विलेज मिलते हैं तो एक सोसाइटी निर्मित होती है, और सोसाइटी के बाद हमारा स्टेट बनता है। इसमें क्या डिफरेंट है सोसाइटी और स्टेट में, क्या मतलब क्या अंतर है, ये बाद की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। अभी हम फोकस करते हैं कि क्यों समाज क्या एक जैसा बना रहता है या समाज में क्या परिवर्तन भी आते हैं। तो जो सोसाइटी के अंतर्गत या स्टेट के अंतर्गत या किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब नए इनोवेशन होते हैं, नए इवेंट्स होते हैं, तो उस सोसाइटी में कई सारे परिवर्तन को भी लेकर आते हैं। तो हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे तकनीकी का विस्तार हुआ, बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि औपनिवेशिक जो राज्य थे वो स्वतंत्र हुए। तो जब वो स्वतंत्र हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये ध्यान दिया, उनके अध्ययन का सिर्फ केंद्र बिंदु एक राज्य नहीं रह गया। कहने का मतलब कि परंपरागत रूप से हमने क्या देखा कि जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र था वो राज्य था या संस्थाएं थी या शासन की संरचना थी। लेकिन जब बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जब
परिवर्तन आते हैं, डिफरेंट स्टेट का जब जन्म होता है, कई कॉलोनियल स्टेट जो है स्वतंत्र रूप से जब स्टैब्लिश होते हैं, तो उसमें भी ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि उनकी शासन प्रणाली या उनके करने का क्या तरीका है। तो राजनीति विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे इस पे ध्यान देने लगे कि हमारा जो अध्ययन का केंद्र अब राजनीति विज्ञान का केंद्र सिर्फ राज्य न होकर बल्कि पूरा विश्व होना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी में यहाँ पे लिखा है, इन द 20th सेंचुरी अ न्यू अप्रोच कॉल्ड द बिहेवियर अप्रोच, मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है। व्यवहारवादी सिद्धांत है क्या, इसके बारे में भी बाद में चर्चा मैं करूंगी। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलता है कि अब तक हमने जो देखा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ शासन व्यवस्था का अध्ययन या फिर राज्य का अध्ययन या सरकार का अध्ययन किया जाता था, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत यह देखने को मिला कि शासन, सरकार, राज्य या विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ अब अध्ययन का केंद्र बिंदु ह्यूमन नेचर हो गया। मतलब कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां या मनुष्य के जो मतलब ओपिनियन चेंज होते हैं या मनुष्य के जो व्यवहार है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। व्यवहारवादी अप्रोच के अंतर्गत क्या था कि किसी भी चीज की अब साइंटिफिक स्टडी करने की जाने लगी कि वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को एकत्रित करके ये देखने का प्रयास किया गया कि समाज के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत परिवर्तन के कौन कौन से बिंदु होते हैं, यानी जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो स्टेट को या उनकी कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। दिस अप्रोच व्यू पॉलिटिकल एज एन एक्टिविटी एंड अ प्रोसेस रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली ऑन इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ क्या है, एक्टिविटी की बात की गई है, यानी क्रियाशीलता की बात की गई है और यहाँ पे प्रक्रिया की बात की गई है। कहने का मतलब कि जब व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है, जब हम मॉडर्न एरा में प्रवेश करते हैं, तो उस समय राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं रहता है, बल्कि उस इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर, उसकी एक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता और उसकी प्रक्रिया, यानी मनुष्य के व्यवहार की जो प्रक्रिया है या शासन की व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है वो किस तरीके से राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर रही है, इसको भी देखने का प्रयास किया गया। और व्यवहारवादी अप्रोच का मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मैं राजनीति विज्ञान के मॉडर्न और ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, जब हम मॉडर्न मॉडर्न यानी आधुनिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है हेरोल्ड लॉसवेल का नाम। किनका आता है? हेरोल्ड लॉसवेल। आपको मैंने कल ही बताया था क्लास में कि जितनी भी डेफिनेशन की मैंने चर्चा की, चाहे परंपरागत रूप से चाहे मैं आधुनिक रूप में जिन जिन डेफिनेशन की मैं चर्चा करूंगी, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत हो, चाहे आपका जब आप पीजी करेंगे, चाहे यूजी कर रहे हैं, चाहे नेट की तैयारी करेंगे, चाहे मैंने कहा टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो पूछे जाते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में किनके दृष्टिकोण क्या क्या है। और दृष्टिकोण को मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है, हमारा देखने का नजरिया किसी भी चीज को। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को समझा दूंगी कि ये पेन है, तो पेन मान लीजिए 20 से 25 स्टूडेंट है, तो मैं पूछूंगी कि ये पेन का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो ऐसा नहीं है बताएंगे, कोई कहेगा कि ब्लैक कलर है, पेन क्या है, क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल जो जिस पेन से हम लोग लिखते हैं उस पेन जैसा दिखता है, पेंसिल जैसा दिखता है। लेकिन सभी की सिमिलैरिटी हो सकती है सभी के विचारों में, तो अंतर भी हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब किसी भी चीज को देखने के जो हमारे नज़रिए, हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, तो उसी तरह राजनीति विज्ञान में जो डिफरेंट थिंकर हैं वो भी राजनीति विज्ञान को उनका देखने का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। हेरोल्ड लॉसवेल क्या कहते हैं, वो उसको डिफाइन करते हुए पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल, यानी प्रभाव और प्रभावशीलता का अध्ययन है। राजनीति क्या है? प्रभाव, इन्फ्लुएंस यानी क्या हुआ, प्रभाव, और दूसरी चीज क्या है, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशीलता का अध्ययन है।
दूसरी बात क्या कहते हैं, या फिर द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। शेपिंग यानी और शेयरिंग पावर, यानी कि पहली बात क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है कि प्रभाव और प्रभावशीलता का अध्ययन है, और दूसरी बात राजनीति के अंतर्गत क्या शामिल करते हैं, शक्ति, यानी उन्हों वो पावर को शामिल करते हैं। अब हम प्रभाव और प्रभावशीलता को कैसे समझेंगे। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। प्रभाव और प्रभावशीलता का क्या मतलब होता है। जैसे किसी भी शासन व्यवस्था और सरकार के अंतर्गत जो नीति को निर्मित करते हैं, जिनको हम किसी भी चीज़ के लिए ऑथोराइज, जिनको हम सत्ता को सौंपते हैं, जिनको कार्य करने की हम जिनको शक्ति प्रदान करते हैं, वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत या एक राज्य के अंतर्गत उनके प्रभाव यानी उनके कार्य करने के तरीके क्या हो सकते हैं, और वो तरीका कैसे किसी भी शासन व्यवस्था को या फिर कैसे राज्य को प्रभावित करने का प्रयास करता है। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत या शासन के अंतर्गत जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो शक्ति का वितरण होता है, उस शक्ति के वितरण के आधार पे वो राज्य प्रणाली या फिर शासन की प्रणाली किस तरीके से व्यवहार करती है, ये देखने का प्रयास करते हैं। यानी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रभावशील व्यक्ति है और जो प्रभावित कर रहा है किसी व्यवस्था को शक्ति के माध्यम से, राजनीति विज्ञान उसकी स्टडी करने का प्रयास करती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट ब्यूटेड और क्या है एक्सरसाइज, यानी जो पावर हम देते हैं किसी भी शासन व्यवस्था को, उसको वितरित करते हैं, तो उस पावर जब हम वितरित करते हैं और उसका प्रयोग किस तरीके से होता है, हम इसमें राजनीति विज्ञान में ये देखने का प्रयास करते हैं, हेरोल्ड लॉसवेल ने कहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्या आया, डेविड स्टन। डेविड स्टन का नाम आगे भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जब आप व्यवहारवादी सिद्धांत या उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि आपके सिलेबस में है, जब उसकी चर्चा हम करेंगे तो डेविड स्टन का नाम मुख्य रूप से आपके सामने आएगा। और डेविड स्टन बहुत ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय होता है 1960s में, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो राजनीति को एक सिस्टमैटिक स्टडी करने पे, मतलब कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्रियाकलाप है उसकी एक व्यवस्थित तरीके से, जैसे साइंस हमने क्या कल समझाया था, किसी भी चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, तो डेविड स्टन ने भी तथ्यों के आधार पे राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध सिस्टमैटिक स्टडी करने का प्रयास किया। अब ये क्या कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। कहने का मतलब कि राजनीतिक विज्ञान क्या है कि सत्ता का वितरण है, क्या कहते हैं किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत। जब हम सत्ता को, मतलब अथॉरिटेटिव, यानी कि जब हम सत्ता का मूल्यों का आधिकारिक वितरण है, कहने का मतलब है कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे हम राज्य के अंतर्गत या शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जो भी डिमांड्स होते हैं, उस आधार पे जो हम वितरित करते हैं समाज को या शासन व्यवस्था को, तो उस वितरण प्रणाली के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत जो हम वितरित करते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे किसी भी पॉलिसी मेकिंग की बात हो, चाहे हमारे डिमांड्स की बात हो, तो वो किस तरीके से क्या कहते हैं कि राजनीति को या हमारे क्या कहते हैं कि सत्ता को या फिर हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय निर्माण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी राजनीति का केंद्र बिंदु, अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, यानी पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, यानी मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, कि समाज के अंतर्गत जो भी वैल्यूज हैं वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों की कैसे मतलब किन किन व्यक्तियों के पास जा रहा है, उन संसाधनों का किस तरीके से वितरण किया जा रहा है, राजनीति विज्ञान यह देखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आपका कैटलिन। ये सब आपके आधुनिक विचारकों में आते हैं। अब कैटलिन क्या है, ये भी एक विचारक है, कैटलिन। कैटलिन अब राजनीति को कैसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल।
कहने का मतलब अभी तक आप लोगों ने ये समझा कि राजनीति में प्रभाव और प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है राजनीति के द्वारा, या जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंतर्गत वो राजनीति विज्ञान वो देखने का प्रयास करता है। और ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल, यानी ह्यूमन के जो एक्ट है, उनके मनुष्य के जो कार्य हैं और समाज का जो नियंत्रण, समाज में जो नियंत्रण है, यानी नियंत्रण की कौन कौन सी पद्धति है और ह्यूमन का नेचर कैसा है, राजनीति यह सोसाइटी के अंतर्गत देखने का प्रयास करता है। यानी ह्यूमन नेचर कैसे सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, राजनीति विज्ञान यह देखने का प्रयास करता है। और समाज को किन किन कैसे अनुशासित रखने का प्रयास किया जा रहा है, समाज को कैसे नियंत्रित रखने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीति विज्ञान यह देखने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट है, ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग का सेमेस्टर लास्ट है, आपका सेमेस्टर सिस्टम की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से होगा आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे क्लास में भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग अगर इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो राजनीति विज्ञान आप लोगों को समझ में आएगा। अब एंड्रू हैवुड क्या कहते हैं, ये भी एक विचारक है, आधुनिक विचारक है। ये राजनीतिक विज्ञान को कैसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू विच पीपुल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लाइव। कहने का मतलब कि जो सोसाइटी के अंतर्गत जैसे राज्य है या समाज है, तो उस राज्य और समाज के अंतर्गत जो नियमों को हम निर्मित करते हैं, सामान्य नियमों को बनाते हैं, वो नियम एक समाज और राज्य पे कैसे लागू होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, राजनीति विज्ञान यह देखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट वो आगे समझाते हुए इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिफाइन करते हुए कहते हैं कि साथ ही साथ निगोशिएशन की बात ये करते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निगोशिएशन यानी वार्तालाप, हमारी बातचीत का जो तरीका होता है या बातचीत से सोसाइटी में जो नियम निर्मित किए जा रहे हैं या क्या कहते हैं जो नियमें बनाई जा रही हैं, वो वार्तालाप के माध्यम से कैसे चेंज होती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट और राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति को लेके जो क्या कहते हैं कि जो संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों का अध्ययन और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी संघर्षों का समाधान कैसे किया जाए, राजनीति विज्ञान यह भी देखने का प्रयास करता है। कहने का मतलब अगर हम मॉडर्न डेफिनेशंस को संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास करें तो मॉडर्न डेफिनेशन के अंतर्गत क्या क्या बातें आई, पहली बातें आई आपका ह्यूमन नेचर, यानी राजनीति विज्ञान ह्यूमन नेचर की स्टडी करता है, मनुष्य की प्रकृति का स्टडी करता है, अध्ययन करता है कि मनुष्य की प्रकृति किस तरीके से राज्य को या शासन के कार्य को प्रभावित करती है। और दूसरी चीज जो नीति निर्माता है, जो मतलब शासन के अंतर्गत जो मुख्य केंद्र बिंदु पे बैठे हुए जो प्रतिनिधि हम चुनकर शासन व्यवस्था के अंतर्गत भेजते हैं, उनको अगर सत्ता मिलता है तो वो सत्ता को किस तरीके से अपने प्रभाव के माध्यम से उस सत्ता को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रभाव, उनके प्रभाव से वो राजनीति कैसे प्रभावित होती है, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, समाज को कैसे अनुशासित किया जाए, कैसे कंट्रोल नियंत्रित किया जाए, राजनीति विज्ञान यह भी देखने का प्रयास करता है। निगोशिएशन हो या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो या शक्ति का वितरण हो, राजनीति विज्ञान यह भी देखने का प्रयास करता है। यानी अगर परंपरागत रूप से मैं इसको आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी, जस्ट अ मिनट। आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अभी क्या हुआ कि मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर इसके राजनीति विज्ञान के राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति को क्या मैंने कहा था
कि इसके परंपरागत रूप से इसको मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझा देना चाह रही हूँ कि राजनीति में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि ग्रीक शब्द से बना हुआ है पॉलिश। पॉलिस का अर्थ क्या होता है? सिटी स्टेट यानी नगर राज्य। तो राजनीति क्या करता है कि नगर राज्य की गतिविधियों का अध्ययन करता है परंपरागत रूप से। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या है? किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करता है। फिर इसी को मैंने आपको डिवाइड किया था परंपरागत और आधुनिक परिभाषा। परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत राजनीति विज्ञान किन चीजों की स्टडी करता है? पहला क्या है आपका? राज्य का अध्ययन। दूसरा क्या है आपका? सरकार का अध्ययन। तीसरी चीज मैंने क्या क्या कहा था? राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। फिर संस्थाओं का अध्ययन, संगठनों का अध्ययन का अध्ययन अध्ययन ठीक है। और आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत क्या था? मानवीय मानव प्रकृति का अध्ययन, अध्ययन हो गया आपका। ये सारी स्टडी के साथ साथ मानव प्रकृति का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, शक्ति, सत्ता, प्रभाव आपका हो गया, संघर्ष, संघर्ष समाधान, समाधान, मूल्यों का व तथ्यों का अध्ययन। सॉरी एक सेकेंड। तथ्यों का अध्ययन, तथ्यों का अध्ययन यानी परंपरागत रूप से क्या हमने देखा कि राज्य का अध्ययन, राज्य की कार्य प्रणाली का अध्ययन, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य के कार्य करने का तरीका क्या है, राज्य की क्या कहते हैं कि विशेषताएं क्या होती है, राज्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है उसका अध्ययन। फिर उसके बाद सरकार का अध्ययन, जो सरकार क्या है? राज्य के कार्य करने का माध्यम है। सरकार कैसे बनती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका गठन कैसे होता है, और सरकार का स्वरूप क्या होता है। डिफरेंट संस्थाएं क्या है? संस्थाएं में हमने बताया कि एक शासन के जो संरचना होते हैं, जो उसके अंग होते हैं, वो किन किन तरीके से कार्य करते हैं, और विभिन्न जो संगठन होता है, ये परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत अध्ययन करने का प्रयास किया जाता था। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद जब 1960s में व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है, तो आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत इन सारी बातों के साथ साथ मनुष्य की प्रकृति, यानी जैसे अगर हम मनुष्य हैं तो हम जो राजनीति के बारे में हमारी चेतना कैसी है, राजनीति के बारे जैसे हम मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी होगी, डेमोक्रेसी अच्छी होगी, लोकतंत्र व्यवस्था अच्छा होगा, या उदारवादी व्यवस्था अच्छी होगी, या साम्यवादी व्यवस्था अच्छी होगी, तो हम एक एनालिसिस करते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का जब उदय होता है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, तो ये देखने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो उसके विश्लेषण का तरीका है वो राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करता है। साथ ही साथ शक्ति का अध्ययन, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या अथॉरिटिव सत्ता का अध्ययन, जो सत्ता का वितरण हो रहा है। साथ ही साथ प्रभाव का अध्ययन, जो समाज या राज्य के अंतर्गत संघर्ष विद्यमान है, किन किन कारणों से संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों का समाधान कैसे किया जाए। और साथ ही साथ इन सारी चीजों की स्टडी जो की जाती है वैज्ञानिक ढंग से, क्रमबद्ध रूप से, तथ्यों के आधार पे और मूल्यों के आधार पे उसका अध्ययन कर उसका सल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाता है। अब ये आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप मुझे, क्योंकि अब हमने बता दिया कि राजनीति विज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा परंपरागत और आधुनिक रूप में। आपके सेमेस्टर सिस्टम में क्वेश्चंस भी पूछता है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित कर, राजनीति विज्ञान है क्या, इसकी आधुनिक और परंपरागत परिभाषा पे की विवेचना कीजिए, या प्रकाश डालिए, या चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। और साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बुक्स में अच्छी बुक्स के सजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।
और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और उसका क्षेत्र कैसा है, और राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति और उसका विकास किन किन रूपों में हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।